इशू। आज हम निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे पर बात कर रहे हैं। जिन भी लोगों ने कहानी पढ़ी है यहाँ आए हैं, हो सकता है कि वो इस कहानी को जो मैं बात कहूँगा और बेहतर तरह से समझ भी पाएंगे और चर्चा में अपने इनपुट्स और बेहतर तरह से दे पाएंगे। परिंदे 3-4 परतों में एक साथ कहानी चलती है। पहले हम इसके मोटी परत की बात करें तो एक लतिका युवती की कथा है जो पहाड़ों में एक हॉस्टल में, एक स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में रहती है। वो केयर टेकर भी कह दीजिए। वो क्या पढ़ाती है ये हमको पता नहीं है, लेकिन वो वहाँ रहती है ये पता है। वो जान जान करके लेखक ने वैसा किया है क्योंकि उसका डायमेंशन किसी और दिशा में, किसी और चीज़ों में हमको ले जाना चाहता है। कौन क्या पढ़ा सकता है या कौन क्या पढ़ाता है, उससे ज़्यादा कौन किस मर्ज की दवा दे सकता है और कौन किस मर्ज से हमको निकालना चाहता है। कॉज एंड इफेक्ट की कथा है बेसिकली। ये जितनी भी किरदार है इसके अंदर, इसका जुड़ाव इससे हो सकता है और इसका जुड़ाव इससे होने के बाद उसके जीवन में क्या रूपाकार या रूपांतरण हो सकते हैं, उस कॉज एंड इफेक्ट की ये बुनाई के बाद निकली एक कथा है जिसका नाम है परिंदे। और पक्षियों के रूपक के माध्यम से तो अंत में कहा गया है। तो लतिका की एक यात्रा है कि लतिका नेगी नाम के एक कैंटोनमेंट के एक व्यक्ति से प्रेम में थी, एक समय प्रेम में थी और उसको भुला ही नहीं भूल रही है। और उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर मुखर्जी हैं जो वहाँ पर रहने वाले लोगों का, लड़कियों का और फादर का इलाज करते हैं। और ह्यूबर्ट नाम के व्यक्ति हैं जो पियानो वादक हैं और हर बार चैपल में उनके द्वारा बजाए गए पियानो पर जो सुमधुर धुनें होती है उनसे वहाँ की प्रिंसिपल मिस वुड और भी लोग एक अलग ही माहौल में रम जाते हैं। और उस अलग माहौल में उस पहाड़ों की जो उदासी और नीरवता और वहाँ का जो नीला आकाश है, वहाँ के जो चीड़ हैं, देवदार के वृक्ष हैं, वो एक समय के लिए उदासी की परत ओढ़े हुए भी होते हैं। और उस उदासी की परत में ओढ़े हुए के बावजूद भी जो वो पियानो पर जो शोपा या किसी की भी सिम्फनी बजाई जा रही, उस सिम्फनी से उन जो ओढ़ा हुआ माहौल है या वहाँ की नीरवता है, नीरसता है, उसके ऊपर ऐसा लगता है किसी ने उजास भर दिया हो, एक अम्ब्रेला चढ़ा दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये कहानी एक उजास, एक अम्ब्रेला, किसी को छाया दे देना, किसी को उजास दे देना और उस उजास से कुछ समय के लिए उस खो से उसको बाहर निकाल देना जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है, या उस काई की उस परत से उसको बाहर निकाल देना जहाँ पर वो ना चाहते भी ऐसा धसा है कि कोशिश करता है लेकिन फिर पुनः वहाँ लौट आता है। तो जितने भी किरदार हैं उसी लौटने और वापस उस काई में गिरने की चक्र में घुसे हुए हैं। और यहाँ पता चल रहा है कि ह्यूबर्ट जो उम्र दराज व्यक्ति है, पियानो बजाते हैं और उनका पूरे स्कूल में क्या योगदान है हमको ढंग से तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन उनका एक हल्का सा लगाव लतिका के लिए भी कहानी में दर्शाया गया है। और वो एक बार गलती से अपनी चाहना को व्यक्त करने के लिए एक लेटर दे देते हैं लतिका को। और जब से उन्होंने उनको लेटर दिया तब से वो गिल्ट में, वो उनके अंदर वो गिल्ट बढ़ता जा रहा है। गिल्ट बढ़ने के साथ उनकी जो उम्र दराज समस्याएं हो रही है उसका भी इजाफा होता जा रहा है। और डॉक्टर मुखर्जी जो जापान बर्मा वॉर के बाद भारत में रहने लगे हैं और रंगून को उन्होंने जलते हुए देखा था और लौटते हुए उनकी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं रही जब वो रंगून से यहाँ भारत में आकर रहे हैं, शिमले में आकर रहे हैं। उसके बाद तो उनके पास अपनी देश ना लौट पाने का एक दुख है, अपनी पत्नी से बिछो का एक दुख है। और उस दुख के बावजूद भी वो जीवन को जीने की या इस नीरवता के माहौल में भी अपना आकाश या अपनी बदली तलाशने की उत्तरोत्तर प्रक्रिया में रहते हैं, सिगार पीते रहते हैं। और उनका एक अनकहा, अनछिपा और हल्का फुल्का लगाव प्रिंसिपल वुड का उनके प्रति है। वो वुड
कि प्रिंसिपल वुड उनके प्रति इसलिए आकर्षित भी हो सकती है कि उनका जो रुबाब है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो थोड़ा-सा उनको जीवन से भरा हुआ लगता है। बाकी तो यहाँ जो सिमेट्री है, स्कूल का वातावरण है या और भी लोगों की दिनचर्या है, और भी लोगों की जो सोचने की पैटर्न है, वो इतनी उदास भरी है कि वहाँ पर लड़कियों की चिल-पौ, लड़कियों का शोर-शराबा और हॉस्टल में अठखेलियाँ करती लड़कियाँ या हॉस्टल में कोई लड़की किसी के प्रेम में, उसके अलावा उनके जीवन में कोई रंगीनियाँ या रोमांच नहीं है। एक तरह का और दूसरी तरह का रोमांच उन सबके जीवन में ये जुड़ा हुआ है कि पास में कुमाऊँ रेजिमेंट का जो कैंटोनमेंट है, छावनी है, वहाँ की गतिविधियों से देखते हैं कि वो जीवन से जुड़े हुए हैं। तो उसी गतिविधि में से एक गतिविधि नेगी नाम की गतिविधि लतिका के जीवन में आई, और वो हवा के झोंके की जिस रफ्तार से आई उसी रफ्तार से वापस लौट भी गई लतिका के जीवन से, और वो उसने उसके जीवन में ऐसा प्रभाव डाला कि उससे बाहर निकलना लतिका के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। और बार बार वो यहाँ की नीरवता में, और हर बार सर्दियों की छुट्टियां पड़ती है तो 2 महीने के लिए पूरा स्कूल वीरान हो जाता है, लेकिन वो कहीं जाने की बात नहीं करती और ना उसकी कहीं जाने की इच्छा है। अब वो जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती है, ये इस बारे में बार बार एक गुत्थी के रूप में, एक पहेली के रूप में इसका चित्रण किया गया है। और एक बार बताया है, ह्यूबर्ट उसको कहते हैं कि इस बार शायद मैं दिल्ली लौट जाऊं या दिल्ली चला जाऊं, फिर भी दिल्ली जाने पे मेरा मन ज़्यादा तो लगेगा नहीं, फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं कुछ समय वहाँ रह पाऊं। तो वो दिल्ली जाने के ह्यूबर्ट के कथन को और उस कथन को एक वापस एक स्मृतियों की एक नई एक इमेज उसके सामने आती है कि बचपन में वो भी एक बार दिल्ली गई थी और उसने वहाँ भी अपनी तरह से लोगों को, चीज़ों को देखा था, कुतुब मीनार को देखा था, और उसे ऐसा लगा था कि कुतुब मीनार से एक चाबी के खिलौनों के समान लोग नज़र आते हैं और उनके ऊपर चाहे मूंगफली फेंको या कुछ भी फेंको उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहने का अर्थ है कि इस दुनिया में वो आगे हम बात करेंगे, चाहे कुतुब मीनार से इस दुनिया को देखा जाए या पहाड़ की उच्च शिखा से इस दुनिया को देखा जाए, इस दुनिया को दूर से देखते हैं तो ये दुनिया खुशहाल भी लग सकती है, इस दुनिया के अलग रंग भी लग सकते हैं, लेकिन जब पास जाके देखते हैं तो औरों के जो दुख हैं वो हमारे दुख से एक समान ही लगते हैं। और कई बार ऐसा भी लगता है कि इसके दुख का रेशा कहीं मेरे दुख के रेशे से बड़ा तो नहीं है, और मैं जिस दुख के रेशे में या घेरे में घिरा हुआ हूँ कहीं इसके घेरे को क्या कम कर पा रहा हूँ। उसी की बात कैथरीन मैन्सफील्ड का जो शुरुआत का कोट्स है वो भी बात कहता है। उसमें बात कही है कि उसमें एक बात कही है, कैन वी डू नथिंग फॉर द डेड एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द आंसर हैड बीन नथिंग। तो ये कहा गया, क्या हम मृतक लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं? तो ये एक कथन है उसका, एक कहानी से लिया गया, और इसमें भी ये बात आई, कई बार मृतक व्यक्तियों का हमारे जीवन में इस कदर संग साथ निर्मित हो जाता है कि उनकी एक आभासी एग्जिस्टेंस हमारे जीवन में बनी रहती है, फिर ना चाहते हुए भी उनके प्रति एक प्रेम, सम्मान और सौहार्द का भाव एक जीवित व्यक्ति का उस मृतक व्यक्ति के साथ संग साथ हो चलता है, और उसकी कैंचुल से वो व्यक्ति निकल नहीं पाता है। और उसकी कैंचुल से ऐसा भी कह सकते हैं कि देवदार के वृक्ष में जो लतिका और नेगी ने अपने अपने नाम वहाँ कुरेदे थे, तो वहाँ लतिका का नाम तो अभी भी है, हालांकि उस नाम पर थोड़ा कुहासा भी पड़ गया है, लेकिन नेगी के नाम थोड़ा धुंधला पड़ गया है। लेकिन वो थोड़ा जो धुंधला पड़ गया है, उस नेगी के नाम को भी हरा रखी हुए लतिका की स्मृति है। और ये जो कैथरीन मैन्सफील्ड की जो उक्ति है वो लतिका के साथ भी जुड़ती है, वो ह्यूबर्ट के साथ भी जुड़ती है, और डॉक्टर मुखर्जी के साथ भी जुड़ती है। फिर इसमें एक स्केच खींचा गया है कि मिसेस वुड जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनका चाल ढाल रहने का तरीका, और वो उम्र में लतिका से बड़ी है फिर भी इतनी बड़ी नहीं लगती, लेकिन लतिका उत्तरोत्तर उम्र दराज होती जा रही है, उम्र से पहले पक रही है, उसके सोचने का तरीका बदल रहा है, वो चिड़चिड़ी होती जा रही है, हर चीज़ में बहुत मीन में निकालने के समान हो पा रही है, और उसको अंधेरे से इतना डर लग रहा है, लेकिन वही अंधेरा उसके कमरे में उसको एक अलग का उजास दे रहा है। उसके कमरे का जो अंधेरा है वो उसको काट नहीं रहा है, लेकिन सारी दुनिया का अंधेरा उसको काट रहा है, क्योंकि उस अंधेरे में उसका जो कमरा है हॉस्टल में, वहाँ नेगी की स्मृतियों को उसने जगह जगह चस्पा कर रखा है अपने मन के किसी कोने में, और वो कोना जो है वो
बार-बार वो समय-समय पर हरा करती रहती है। तो वो कोना इस तरह से वो हरा करती है कि जब बरसातों में खूब बर्फबारी होती है, जब सर्दियों के दिनों में बर्फ के बाद बरसात बरसात होती है, तो ये दीवारों की छत से पानी टपकता है। टपकने के बाद वो बिस्तर को इधर से उधर करती है, उसके बावजूद भी वो एक सीलन से भरा कमरा उसको अखरता नहीं है, क्योंकि यहाँ जो नेगी के जीवन के साथ एक अंधेरे से एक सामंजस्य बैठाया था, वो सामंजस्य उसको जीवन में इतना बड़ा सुख दे रहा है कि उसको जो जीवन का जो उजाला है, जीवन में जो दूसरे सुनहरे पक्ष हैं, जो उजाले पक्ष हैं, या किसी और का संग साथ चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए, इसका एक दोहराहे पर खड़ी-खड़ी अपने आप को बार-बार पाती है। और कहानी में एक ट्रैक और भी चल रहा है कि वो अ, एक हॉस्टल में लड़कियां किसी के प्रेम में तो नहीं पड़ गई है, क्योंकि जो गलती उसने की है वो बार-बार चाहती है कि वो गलती कोई अन्य व्यक्ति दोहराए ना। उसके लिए वो नज़र भी रखती है और जूली नाम की लड़की को बार-बार आगाह करती है कि क्या तुम एक बार क्लब कैंटोनमेंट के क्लब में गई थी और जाने के बाद क्या कुछ हुआ था? और वो एक बार तो नकार देती है कि झांसी से किसी मेरे भाई ने मुझे चिट्ठी लिखी थी। फिर वो कहती है कि इस पर तो कैंटोनमेंट की छावनी की मुहर लगी हुई है। और और अंत में जब इन सारी चीज़ों से दो चार होती है और आज वो दिन आ गया है जब फिर से इस साल चक्र घूमा है और वापस छुट्टियों के लिए पूरा टोला निकलने वाला है। और कमरुद्दीन के अलावा जो वहाँ पर एक सेवक है या पियोन है, जो भी केयर टेक, उसके अलावा लतिका के अलावा उन दोनों के अलावा कोई नहीं रहने वाला है। तो फिर से उसके मन में ख्याल आता है कि जूली से मैंने वो पत्र छीन लिया था, या किसी ने मुझे कहा था कि जूली पर नज़र रखो। वो लैंप है जिसकी प्रकाश कम होती जा रही है और जूली सोई हुई है। जूली के कमरे में जाती है और वो लिफाफा और वो पत्र वापस उसके तकिए के पास रख देती है। वो सोचती है कि किसी के जीवन में पहला प्रेम, किसी के जीवन में कोई नई स्मृति या नया अनुभव की जो नवीनता होती है, कि जो एक वानगी होती है, वो पुनः जीवन में चाहे वो दोबारा प्रेम कर ले या जीवन में उसके जीवन में कोई भी संग साथ आए, वो उस तरह से वापस नहीं लौट सकता जिस तरह से पहला प्रेम होता है, उसकी स्मृति होती है। तो वो सोचती है कि वो परिंदे पता नहीं, जैसे परिंदे विचरण करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो परिंदे पुनः वापस वैसे हो पाते हैं या वैसे लौट पाते हैं कि नहीं। लेकिन मैं एक नई कोशिश करती हूँ कि जूली को उस स्मृतियों को संजो कर अपने पास रखने के लिए उसके जीवन का एक छोटा सा कोना भी अगर इनकी वजह से हरा बना रहे, तो मैं सोचूंगी कि मेरे अंदर के जो ऐसे कोने हैं जिनसे मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, और मुझे एक डेड के प्रति जो सम्मान आ गया है, निगी की यादों के मैं भंवर में उलझी हुई हूँ, हो सकता है एक निकलने का मौका मिले या अपने आप को बदलने के बारे में मैं विचार करूँ। तो यहाँ कहानी खत्म होती है। ये कहानी का सार। आप स्टार्ट करो। आप करो ना। अरे करो माना से फिर भी हाँ, तो आपने सब कुछ बता दिया है। वैसे परिंदे कहानी शुरुआत में मूलतः एक प्रेम कहानी लगती है, या शायद है भी, लेकिन प्रेम कहानी से आगे जाकर वो नियति की कहानी भी बन जाती है, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। कहानी की नायिका लतिका पहाड़ों के स्कूल में वार्डन है। मिस्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड आदि भी उसी के स्कूल में हैं, जो अपने अपने कार्यों में लगे हैं। कहानी उस समय की है जब स्कूल में छुट्टियां होने वाली हैं और हॉस्टल भी खाली होने वाला है। लेकिन लतिका पिछले 2-3 सालों से हॉस्टल में ही रह रही है। वो अपने घर नहीं जाती। वो अपने घर क्यों नहीं जाती या उसका घर कहाँ है, इसका जिक्र लेखक ने नहीं किया। अलबत्ता लेखिका के पूर्व प्रेम संबंधों का लेखक ने जिक्र जरूर किया है। वो कॉन्वेंट स्कूल के हॉस्टल में रह रही है। पूर्व समय में उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो चुका है जिसे वो चाहकर भी विस्मृत नहीं कर पा रही।
कुमायूं रेजिमेंट के कैप्टन गिरीश से लतिका ने प्रेम किया। युद्ध के कारण उन्हें कश्मीर जाना पड़ा, जहां से वे नहीं लौटे। वह कैप्टन गिरीश के साथ गुजारे दिनों की स्मृतियों को अपने जीने का सहारा बनाकर अपने दिन व्यतीत करती है। हालांकि मिस्टर ह्यूबर्ट जो मन ही मन लतिका से प्रेम करते हैं और उन्होंने एक पत्र के द्वारा अपना हाथ भी लतिका की ओर बढ़ाया था, पर लतिका को लगता है कि उसके भीतर कुछ शेष नहीं रह गया है। जो अनुभूति उसके मन में कैप्टन के लिए थी, वैसी अनुभूति किसी और के लिए उसके मन में पनप पाना अब मुश्किल है। हाँ, एक बात और कि जब मिस्टर ह्यूबर्ट लतिका को प्रेम पत्र लिखते हैं तो वह क्रोधित नहीं होती। उसे लगता है कि वह अभी भी आकर्षक है और कोई उसे पसंद करता है। ये बात उसे प्रसन्नता देती है। लतिका अपने जीवन की दुखद यादों को भूलना भी चाहती है और उन्हें बार बार याद भी करती है। जब वो उन यादों को भूलने लगती है तो उसे लगता है कि कैप्टन के साथ बिताए हुए पल ही तो मेरी सुखद यादें हैं और मेरी पूंजी है। अगर मैं उनको भूल गई तो मेरे पास क्या बचेगा। इसी कश्मकश में वो डूबती तैरती रहती है। कहीं कहीं लगता है लतिका के अवचेतन मन में ह्यूबर्ट के प्रति कुछ तो है, भले ही वो सहानुभूति हो या आकर्षण हो, जो ह्यूबर्ट के प्रेम की वजह से उपजा हो। जब ह्यूबर्ट अपनी बीमारी की बात लतिका से करता है तो लतिका उसके व्यथित और परेशानी भरे भावों को अपने इस वाक्य से सांत्वना देती है कि आप तो नाहक की चिंता करते हैं, आजकल मौसम ही ऐसा है। अच्छे भले आदमी भी बीमार हो रहे हैं। और इस बात से ह्यूबर्ट भी प्रसन्नचित्त दिखता है। कहानी में सभी पात्रों के बीच संवेदनशीलता और आपसी समझदारी का पुल भी पसरा रहता है। हर पात्र दूसरे पात्र से सहानुभूति रखता है, चाहे वो मिस वुड हो या डॉक्टर। डॉक्टर के मुख से लतिका के हॉस्टल में अकेले रहने पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, जिसे मिस वुड बड़ी सफाई से उड़ा देती है। या फिर डॉक्टर जो लतिका के संबंध में एक जगह कहते हैं कि मरे हुए के साथ मरा तो नहीं जाता। कहानी में उपमाएं, कल्पना शक्ति, शब्द संयोजन, प्रकृति का बार बार जिक्र भरा पड़ा है और वो इतना सहज है कि आपको लगता है कि आप वहीं हो। पन्नों के उलटने की खड़खड़ाहट, फिसलती हुई एक सिरे से दूसरी ओर फैल गई, या मोमबत्ती का धुआं धूप में नीली लकीर खींचता हुआ हवा में तैर रहा था, इत्यादि। कहानी का एक पात्र है डॉक्टर, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा ठीक है, या यूं कहें कि वो अपने जुमलों से माहौल में एक ताजगी या जीवंतता सी बनाए रखते हैं। वो बर्मा से आए हुए हैं और आते समय उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि डॉक्टर स्वयं अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं कहते। वो अपनी बातों को हमेशा दर्शन की शक्ल देकर उड़ाते रहते हैं। जैसा मैंने ऊपर कहा था कि परिंदे कहानी प्रेम कहानी के साथ साथ मानव नियति की भी कहानी है। इसके मुख्य पात्र नियति और परिस्थितियों के शिकार हैं और अतीत की भूल भुलैयाओं में डूबे हुए हैं। परिंदे अधूरे प्रेम की भी कहानी कही जाएगी, क्योंकि लतिका हो या डॉक्टर या फिर ह्यूबर्ट, किसी के भी प्रेम की परिणति नहीं होती। लतिका द्वारा किया गया प्रश्न, क्या वे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कहाँ के लिए, हम कहाँ जाएंगे, ये छोटा सा प्रश्न कहानी को कई गहरे अर्थों से जोड़ देता है। कभी मुझे लगा कि कहानी के पात्र भले ही अतीत में खोए रहते हैं या अतीत उनके साथ साथ चलता है, लेकिन वो अपने अतीत से मुक्ति भी चाहते हैं। जैसे डॉक्टर का ये कथन कि एक बार बर्मा जरूर जाऊंगा, और फिर दूसरी तरफ ये भी कि मुझे वहां पहचानेगा कौन। परिंदे तो एक समय के बाद उड़ जाते हैं, लेकिन वे तीनों अलग अलग जगह से आए हुए हैं और एक जगह रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैंने भी अंत नहीं किया है, मेरा रह गया था। अंत में जूली की बात बताई अनिमेश ने, वही बिल्कुल मैंने भी वही लिखी है और उसमें लिखा हुआ है। इनकम्प्लीट भी है थोड़ा, बाकी जब हम बातें करेंगे। काफी सारी बातें होगी। जैसे मुझे लगा कि इसमें तो अंतर्मुखी प्रवृत्ति दिखाई है और द्वंद्व दिखाया है। सब अपने अपने अंदर लड़ रहे, लेकिन बाहर नहीं आ रहे, आना चाह रहे।
जैसे वो खुश होती है लतिका जब वो पत्र होता है और वो उससे समझाना भी नहीं चाहती, वो बार बार कहती है कि मैं उसको समझा दूं, पर नहीं चाहती है। उसका पत्र पढ़ के उसको हंसी आई और एक ममता का भाव भी जागा। वो रिश्तों में आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन वो अपना द्वंद लड़ रही है। जैसे नेगी का भी जो एक स्मृति दिखाई, जिसमें वो नेगी को कहना चाहती है कि वो एकदम लाल हो गए उसके गाल, और वो अपने मन में जो विचार मन में ही रह जाते, वो कह ही नहीं पाती। एक चीज होता है वो कभी कह ही नहीं पाती, तो वो एक अंतर्मुखी प्रवृत्ति के कारण भी बहुत कुछ उसके अंदर रह जाता है। और अकेलापन, वो अपने अकेलेपन पे भी बार बार बात करती है। कहीं ना कहीं इसमें अकेलापन दर्शाए, वो इस अकेलेपन को कह नहीं पाने की वजह से वो अपने आप को अकेला फील करती है। डॉक्टर जो है वो अपनी फिलॉसफी से है, लेकिन उनको भी डर है कि मैंने अपना कुछ बता दिया तो सब मुझे दया से देखेंगे। वो उनको दया या नहीं चाहिए थी किसी की भी, कि सहानुभूति मुझे नहीं चाहिए। लास्ट में जाते जाते स्टोरी के अंदर जब वो लतिका के सामने बात करते कि उस चीज से चिपके हुए नहीं रह सकते मरे हुए के साथ, जो ये कोट भी स्टार्ट हुआ है कैथरीन मैन्सफील्ड का, कि हम डेड के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, फिर लास्ट में आंसर भी वही है कि कुछ नहीं, आंसर आता है कि नथिंग। वही चीज उसको समझाते। और लतिका खुद भी अपने इस मन में द्वंद में लड़ती है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं नेगी की यादों को कहीं भूल जाऊंगी। बचपन का भी अपना किस्सा खिलौनों के साथ जोड़ती है कि किस तरह से उसके खिलौना खो जाता था और वो उसको ढूंढने में लगी भी रहती थी, और ढूंढ मिल भी जाता था, लेकिन वो फिर नाटक करती थी, उस जगह पे रख देती थी और ढूंढने का नाटक करती थी। तो वो उसी तरीके से वो भूलना वो डर रही है कि मैं भूल गई तो बिल्कुल, और आगे वो बढ़ ही नहीं पा रही है उस यादों को लेके। और जूली के साथ वो जब देखती है, कई बार वो अपने आप को कहती है कि मिस वुड जैसी मैं भी मिस वुड की तरह हो गई हूँ, चिड़चिड़ी, और इस तरीके से मैं लड़कियों के साथ, मिस वुड को कहते हैं कि ओल्ड मैट, ये भी एक कोट किया हुआ कि मिस वुड को जैसे ओल्ड मैट कह रहे, कहीं मैं भी बिल्कुल ऐसी हो जाऊंगी। और मिस वुड का भी जो दिखाया, उनका भी कैरेक्टर दो तरह से दिखाया। एक जगह पे तो उनका कैरेक्टर दिखाया गया है कि वो अपनी रूम की चाबी 2 महीने के लिए दे नहीं सकती है। वो जहाँ बताती है कि किस तरह से वो इस सर्दियों में चुपके से उनके रूम में सो जाती है, वो गेट खुला रह जाता है वॉशरूम का और उससे अंदर जाती है और वो चाबी नहीं देते। और दूसरी तरफ जब फादर एक तरीके से जो डॉक्टर से चिढ़ते हैं, उस चिढ़ की वजह से वो उनके मन में शंका डालने की कोशिश करते हैं मिस वुड के, कि लतिका क्यों अकेली रहती है और डॉक्टर भी यहाँ क्यों रुके हुए रहते हैं, बर्मा क्यों नहीं जाते हैं। क्योंकि लतिका का वो पहले भी जो नेगी का है वो स्कैंडल बनते बनते रह गया, एकदम हमारी बदनामी हो जाएगी स्कूल की। तो इसमें मिस वुड कहती है आप ऐसी दकियानुसी सोच रखते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं वो, मतलब मिस वुड का भी अपने स्टाफ को भी वो सपोर्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे, वो फादर को नहीं बोलने दे रहे और एक तरफ वो चाबी भी नहीं दे रहे, और समाज का भी एक प्रतिबिंब के लोग किस तरह की सोच रखते हैं, लेकिन मिस वुड उनका बचाव करती है यहाँ पे। तो आज भी हमारे पास है ही है इस तरह का एनवायरमेंट के समाज क्या सोच रहा है उससे हमारे पास में किस तरह से हम अपने आप की सोच बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ उनका कैरेक्टर दो तरह से दिखाया। एक तरह से वो चाहते तो चाबी दे सकते थे उनको, लतिका को वार्डन है वो संभाल रही है तो वो साफ सफाई करवाने का और ध्यान भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं। और दूसरी तरफ और वहीं जब पिकनिक में भी है, पिकनिक में भी वो बात करती है उनसे, डॉक्टर से। डॉक्टर की एक तरफ कहती है आलस का और वो कहती है मुझे गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि ये कहीं जाते नहीं है। वो बर्मा का उनसे कहती है कि आप क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हो, कहीं और जाके प्रैक्टिस करो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो वो अपना सेटिस्फाई करता है मैं तो यहीं पे ठीक हूँ। और परिंदे का मेरे ख्याल से इस स्टोरी में पक्षियों का 3 से 4 बार डिस्कशन हुआ है कि एक जगह पे पिकनिक में भी दिखाते हैं कि कैसे वो पेड़ों पर से आके पानी में पानी पी रहे और वहीं वापस जाके उसी तरीके लतिका ने भी अपनी लाइफ को वहां जोड़ लिया। और कहीं ना कहीं वो उस डेथ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाई है, यथार्थ को वो वास्तविक में आ ही नहीं पा रही है कि नेगी चला गया है या नहीं। वो जो उसको कहता है कुछ दिनों की बात है, तो क्या पता वो उसी चक्र में अटकी हुई है कि नेगी आएगा या क्या इंतजार में। जब वो जूली का वो चीज देखती है लेटर का, तब भी उसके मन में आता है, एक बार तो वो देती नहीं है, उसकी गुस्सा भी आता है उसको, लेकिन लास्ट में जब वो उसको रखती है तो कहीं ना कहीं शायद वो निकलने की उसकी कोशिश होती है अपने उसमें से। और ह्यूबर्ट
अपने आप में ही वो अपनी लाइफ को लेके भी, यहाँ पे जो श्वास को लेके भी एक चीज दिखाई है कि वो अवेयर नहीं हो रहे उस चीज को लेके भी, कि उनके साथ क्या हो रहा है, या यहाँ पे सब अपने अपने मतलब द्वंद में हैं। क्यों मेरी लाइफ को लेके सब चिंतित है, या इस तरह की चीजें भी दिखाई, जैसे आजकल भी अपन देख रहे हैं कहाँ लोग अवेयर है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जो शायद पहले तो होती ही नहीं थी, हार्ट अटैक्स और ये सब आजकल की लाइफ के प्रति अवेयर नहीं होना, आप उसको नजरअंदाज करते जा रहे हो। तो इसमें वो चीजें भी दिखाई, सांस हाफ रही है उनकी लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको चेकअप के लिए बोल दिया डॉक्टर ने कि आप अपना टेस्ट करवाओ, वो नहीं करवा रहे हैं। तो ये सब नजरअंदाज और अपने अपने द्वंद में जो लड़ रहे हैं, और ये मनोस्थिति, अपनी अपनी मनोस्थिति को इसमें दर्शाया है। जो सब निकलने की तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे उस चीज से, उनको पता नहीं निकलने से कौन सी चीज रोक रही है। लेखक इस तरह से बताया है इसमें। मैं पूरी पढ़ नहीं पाई, सॉरी। 3/4 भी नहीं पढ़ी और बाकी सब जो पता ही आंतरिक घुटन है उससे बाहर नहीं आ रहे वो। हाँ, मैं जो कहना चाहता हूँ थोड़ी सी बात है कि पहले तो 2 लेखकों को पढ़ने से हमेशा बचता रहा हूँ, एक वात्स्यायन अज्ञे और दूसरा निर्मल वर्मा। वात्स्यायन अज्ञे वो एक पुराने खंडरनुमा घर की हवेली की तरह, जिसके बाद अब अलग अलग रास्ते, इसलिए उसमें जाने से कतराता हूँ। और निर्मल वर्मा इसलिए क्योंकि वो एक अविवाहित व्यक्ति का जैसे कमरा हो जिसमें सिर्फ एक बिस्तर है आप उसमें जाके आपको लगता है कुछ भी नहीं है, और लेकिन जब आप आते हो तो आपके अंदर बहुत सी चीजें होती है कि इसके पास वो क्यों नहीं है, इसके पास ये क्यों नहीं है, ये ही क्यों था, ये गत्ता इतना भरा हुआ भी क्यों था। तो वो तमाम जो एक बातें आती है अविवाहित किसी लड़के के कमरे से बाहर निकलकर, वो मेरे को निर्मल वर्मा की कहानियों से हमेशा आया, इसलिए मैं तो वो मुझे इसलिए निर्मल वर्मा वैसे बचता है मैं। लेकिन अब जब वापस पकड़े में आया तो जैसा कि स्टार्टिंग में बोला गया कोट है कि हम मरने वालों के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी बात से थोड़ा सा विरोध रखूंगा कि लास्ट में जाकर ये बात उन्होंने उस पर विरोध पे कर दी कि हम कर सकते हैं, क्योंकि लतिका ने स्वयं को एक मरा हुआ घोषित मान लिया, यानी वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसने जूली के लिए कुछ कर लिया, यानी हम मरे हुए के लिए कुछ कर सकते हैं। तो वो जिस प्रकार से वो आर्क खींचा है उन्होंने पहली पंक्ति और आखिरी को जो जोड़ने का, तो वो बहुत उत्कृष्ट बात लगती है। वो अनडाउटेडली एक बड़ा जो लेखक है या जो बड़ा बनता हुआ आया है प्रक्रिया के अंदर, उसकी ये प्रक्रियाशील रहती है। कुछ दिन पहले मैंने धर्मवीर भारती जी की किताब पढ़ी थी, सूरज का 7वां घोड़ा। उसमें उन्होंने एक चीज लिखी थी कि कहानी लुंज-पुंज हो, किरदार कैसे हो, लेकिन निष्कर्ष आपका होना चाहिए। और वो किताब पढ़ने के बाद मुझे लगा, तो वही चीज मुझे अब इनकी कहानी में भी वही चीज लगी कि निष्कर्ष आपने पहले से तय कर लिया, अब आप उसको कैसे खींच रहे हो। आपने किरदार लुंज-पुंज ले लिए, चाहे फादर हैं, चाहे मिस वुड हैं, चाहे करीमुद्दीन है, चाहे ह्यूबर्ट है, चाहे डॉक्टर है, चाहे ये 6 किरदार हैं जिनके बारे में कोई आगे पीछे ज्यादा कोई खास नहीं बताया गया, कुछ भी ज्यादा नहीं है। मतलब फादर और करीमुद्दीन फिलअप करते हुए हैं। कहानी 50 और 60 के दशक की है, जिसको पढ़ते वक्त लग रहा है कि जैसे जरूर शर्मिला टैगोर या वहीदा रहमान को इसमें रखा गया हो सकता होगा। तो मेरे दिमाग में वहीदा रहमान या शर्मिला टैगोर ब्लैक एंड व्हाइट में घूमती हुई दिख रही थी, और वही शांति से चल रही है कहानी। और क्योंकि लेखक खुद पहाड़ों में जाकर लिखते रहे हैं, पहाड़ों से उनका बहुत पुराना कनेक्शन रहा है, तो वो कनेक्शन उन्होंने उसको बिल्कुल स्थापित किया है। और शिवानी जो गौरा पंत है वो खुद कुमाऊं की रही हैं, उनकी कहानियां भी बहुत हद तक इस प्रकार की हैं। तो वो जो दौर है वो उन्होंने बिल्कुल जीवंत रखा उस चीज को लेकर। अब पहली बात तो मैंने आपको डिस्कस करी कि फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन कैसे जोड़ती है। दूसरी बात है परिंदों की जो एक आदत होती है कि वो आज़ाद घूमना चाहते हैं, लेकिन एक बार पिंजरे की आदत पड़ गई तो वो पिंजरा ही पसंद करते हैं। तो ये जो आज़ाद पंछी थे वो अपने जीवन में आज़ाद रहे होंगे, लेकिन एक बार जब वो पिंजरे में आ गए तो अब वो सब उसी पिंजरे में रहना पसंद करना चाहते हैं, वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना चाहते। लतिका ने आखिरी में जब जूली का पिंजरा खोला तो वो शायद इसी उम्मीद से खोला कि ये पिंजरा से वो चिड़िया आज़ाद हो जाए, वो आसमान को वो अभी देखे, उड़ के देखे, जो उसने उड़ के देख लिया।
और एक जगह पर जहाँ पर उसका वो है कि सर्दियों में बर्फ पड़ती है, वो बिस्तर जहाँ पे वो बार बार चेंज करती है, वो जब वहाँ पे लकड़ी जलाती है तो कमरा घुट जाता है। घुटन भी बताइए, वो खिड़की खोलती है, वहां से सर्दी भी आ रही है, तो उसकी दोनों मनस्थिति पता लग रही है कि वो घुट भी रही है और खिड़की खोल के ठिठुर भी रही है। दोनों ही चीजों से उसका वो पता लग रहा है कि कैसे वो द्वंद के अंदर है, वो नहीं हो पा रही। और जब वो अपने आप को वुड की तरफ देखती है, जो मैं देखता हूँ कि शायद ललिता पवार प्ले करती है, अगर वो मिस वुड होती तो मिस वुड मेरे को ललिता पवार दिख रही, ऊंची एड़ी वाली, काले से कपड़े पहनकर, चर्च से निकलकर बोलती भी सी। तो उनका वो कैरेक्टर में जाने से उसको घबराहट भी हो रही है, क्या उनका भी ऐसे ही कोई हाल रहा होगा जो इसका अब होने वाला है। तो ये तमाम बातें जो है निर्मल वर्मा जी ने बिल्कुल सपाट तरीके से कही। बहुत से और भी इसमें लेयर्स हैं जिसमें कहानी अपनी अपनी बात को कहती रहती है। तो प्रेम कहानी तो नहीं कही जा सकती कि प्रेम कहानी होगी, पर हाँ अंतर्द्वंद की एक जरूर कहानी है, जो निर्मल वर्मा जैसा व्यक्ति जो खुद हमेशा शायद अंतर्द्वंद का एक शिकार रहा होगा, उस वो लिख सकता है। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा इतना सवाल था इस चीज को लेकर। मैं तो स्टोरी पढ़ी नहीं है, बट आप लोगों के नरेशन जो मैंने सुने, मुझे लग रहा है पढ़ूंगा तो 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मुझे मैसेज किया था ना कि स्टोरी मैंने आपने भेजी थी, बट वो हो नहीं पाया, मंदिर वगैरह में जाना पड़ता है। और मुझे लग रहा है एक बार में ये मैंने जितनी पढ़ी उसमें मुझे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इन द मैंने तो सेंस पढ़ रखी थी के पहले। एस्पेक्ट जो कोहरा, जो हाँ। जंगल की शांति भी दिखाई है, और समझ- कैसे वो सोया हुआ है और जागेगा, और ये सब भी वो दिखाई है, exactly बहुत जो सारी बताया चीजें। ना, पहाड़ों में जैसे होता है ना कि सर्दी पड़ती है, चिड़िया निकल जाती हाँ। है, तो बच्चियां भी अब अपने अपने वापस उस जा रही ठंड हैं। पड़ते ही जा रही हैं, लेकिन वो नहीं जा पा रहे। वो ऐसे पक्षी हो चुके हैं जिनके पास अब रास्ता नहीं है जाने का, उन्होंने अपने आप को वहीं रख वहीं लिया रख बस। दिया बस। आप आखिर में मित्रों, ये कहानी इस पर हम एक बार चर्चा कर चुके हैं पहले, और वो जैसा साजा में कहा ऑनलाइन थी, इतनी ज़्यादा उसमें उस वक्त मैंने कोरोना काल था। हाँ, उस वक्त मैंने इस कहानी के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए दो परवीन शाकिर के दो शेर अशार मैंने इस्तेमाल किए। हुस्न को समझने में एक उम्र चाहिए जाना, दो घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसला तो फूल का है, वो किधर जाएगा। ये परवीन शाकिर के उस वक्त मैंने ये, अभी भी मैं आज की बात में भी उनको दोहरा, थोड़ा सा फर्क ये हो गया कि परवीन शाकिर का ये शेर एक नए अर्थ में हमारे सामने आया। शायरा ये कह रही है, हुस्न को पाने की बात नहीं कह रही, वो कह रही है हुस्न को समझने। तो जैसे अभी इसने कहा कि ये कहानी को, या आपने कहा किसी भी रचना के, किसी भी क्रिएशन की रचना को समझने के लिए उम्र, मतलब काफी आपको टाइम डिवोट करो। और इसका वो जो सुपरफिशियल मीनिंग है, लड़कियां लड़कों के बीच का आकर्षण, वो ठीक है, वो भी है, लेकिन ये लड़कियां क्या है, ये कहानियां है, ये पूजा है, ये गीता है, ये भक्ति है, ये आस्था है, ये पूजा है। अगर, और उर्दू में साहित्य के लिए क्या शब्द है, अदब, और अदब का मतलब होता है तमीज या सलीका। अगर तमीज और सलीके से अगर हम किसी क्रिएशन के हुस्न को समझने की कोशिश करेंगे, तो वो फिर अपने आप को डिकोड करेगा, वो आपको समझने में आपको मदद करेगी। और इस चीज़ को मैं किसी अगली मीटिंग में कहूँगा
कि किस तरह से हम अपने जीवन में इस बात को अनुभव करते हैं। दूसरा जो मुद्दा जो मेरी समझ में इस कहानी के बारे में आया कि इसमें परिंदे से 3 संकेत हैं। एक तो ये कि ये जो पात्र हैं सब परिंदों की तरह अपने अतीत में फड़फड़ा रहे, उनकी फड़फड़ाहट है, मुक्त होना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहे हैं, वो फड़फड़ा। मुख्य पात्र इसमें लतिका और जूली है, बाकी सब अनुषंगिक या सपोर्टिंग एक्टर है। परिंदे जो शब्द हैं डियर, वो कभी भी परिंदा पिंजरे में नहीं होता, पक्षी होता। पक्षी परिंदे आर माइग्रेटरी बर्ड, जिसका कि एक फिल्मी गाना है कि सखी कहा है पंछी इनको रात को ठहरे हो जाए इनको। तो इसमें एक सवाल जो कहानी हमें दे रही है कि क्या व्यक्ति के जीवन में सुख एक परिंदे की तरह आता है, थोड़ी देर के फिर वो चला जाता। और ये जो निर्मल वर्मा आप कह रहे हो ना, निर्मल वर्मा के लिए जो सबसे सटीक अगर कोई उक्ति है तो ये है कि निर्मल वर्मा का गद्य बड़ा चमकीला होता है। मतलब उसकी जो प्रोज, उसकी जो गद्य है वो बड़ा चमकीला गद्य है। और अनिमिया जी मेरे ख्याल में आज पहली बार उस चमकीले गद्य की चमक में उसकी कहानी के अलावा बहुत सी दूसरी चीजों के बारे में बोले, क्योंकि वो डिमांड करती है। मैंने आज वापस पढ़ी तो मैं इतना भारी मन से पढ़ रहा, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था कहानी, क्योंकि मैं एक एक शब्द रुक रहा था। हाँ, और ये जो कहानी है, तीसरा मैंने कहा कि ये जूली और जो लतिका है वो एक वर्तमान है और वो अपने अतीत के किसी भय से जकड़ी हुई। वो उसका जूली का पत्र क्यों छुपा रही है? उसको भय है कि कहीं उसके साथ हुआ वो इसके साथ ना हो जाए। वो पत्र उसके यहाँ वापिस उसको देना उसके अपने भय से मुक्ति का वो कारण। ये या एक मिनट, इन्होंने अज्ञे का नाम लिया, मैंने पढ़ने की शुरुआत ही नदी के द्वीप से की है। मैंने पहले उसको जब पढ़ा था तब से हाथ नहीं मतलब मैं अज्ञे को लगभग पूरा पढ़ चुका हूँ। तो वो नदी के द्वीप में पहली जो कोट किया है, उसका जो हिंदी तर्जुमा जो अज्ञे ने कहा है, दुख सबको मांझता है और जिनको मांझता है उन्हें वो सीख देता है औरों को मुक्त रखे। अब आप आगे बढ़े। तो जो ये सवाल है कि व्यक्ति के जीवन में जो सुख है वो क्यों बहुत छोटा होता है और वो जो दुख की रातें हैं वो लंबी होती है, ये इसमें सवाल। और निर्मल वर्मा का जो चमकीला गद्य है, वो जो लतिका के अंदर का जो विषाद है, जो दुख है, वो सारे वातावरण में, जिसको अपन कह रहे हैं पहाड़ों की उदासी, वो उसके भीतर का, क्योंकि उसका जो वियोग हो गया अपने प्रेमी से और उसने ये तय किया कि अब मुझे जीवन उसकी याद में बिताना, वो तय संकल्प तो कर लिया, लेकिन उसका विषाद जो है वो पूरे वातावरण में। ये जो मतलब अब ये निर्मल वर्मा के क्राफ्ट पर शायद ये थोड़ा और साफ कहेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि निर्मल वर्मा की इस स्टोरी में जो प्रोज है उसमें आप यू कैन एक्सपीरियंस, यू कैन फील दैट मिजरी। प्लेस को भी, प्लेस भी, सीढ़ियाँ हो चाहे आप उसमें कहीं खड़े हो, खड़खड़ाहट है चाहे पेपर्स की, वो इमेजिन कर सकते हो प्रेयर हॉल को। और ह्यूबर्ट का पियानो बजाने का एक सिंबल इतना होता है, एक काला है एक सफेद है, यानी एक मृत्यु के बाद जीवन है।
पियानो में ये जो सुर हैं ये देखता है कि और वो वर्ड जो है वो मृत्यु के बाद जीवन को खो जाता है। वर्ड वो उम्र के उस पड़ाव में भी ही इज राइटिंग ए लव लेटर, ट्राइंग टू राइट अ लव लेटर। और गांधी जी ने भी एक वाक्य में उनका कोटेशन है, मुझे मृत्यु की धुंध से जीवन झांकता हुआ दिखाई देता, असत्य के अंधकार से सत्य की किरणें दिखाई। इस प्रकार के इसमें मैसेज है। कि पत्नी की मृत्यु के बाद गीतांजलि लिखी गई है उनके वियोग। तो और आखिर में वो शेर अगर मैं दोबारा कहूँ कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है वो किधर जाएगा। दरअसल सवाल ये है कि वो जो कैथरीन मैनफील्ड का कि मरने के बाद हम क्या कर सकते, एक तो लतिका का आपको दिख रहा है वो विषाद में जीवन जी रही, एक ह्यूबर्ट का दिख रहा है कि वो कुछ और तलाश कर रहा। यानी ऑप्शन आपका है, कर्म नियमाधिकार मतलब कर्म हमारे हाथ में, ऑप्शन आपका। और जब लतिका को ये समझ में आता है कि ये नहीं फियर मेरा फियर मैं इस बच्चे के जीवन पर आरोपित कर रही, तो वो उस फियर से मुक्त होती है। तब उसका मन आता है कि नहीं दिस इज रॉन्ग, जो कुछ इसके साथ घटित होगा वो कुछ जरूर नहीं वो इसका अपना जीवन। तो वो उसको अपने ये अंतर्ग्रंथ की नहीं, ये भय से मुक्ति की, वो अपने भय से मुक्त होकर हो रही। अब वो अपने भय से मुक्त होकर अपना जीवन किस दिशा में ले जाएगी वो अभी सब सोचे, वो अपने पता। लेकिन हाँ वो इस भय से मुक्त हो गई थी, कोई जरूरी नहीं है कि सबका जीवन एक जैसा ही। तो मरने के बाद में जैसे सुगंध यानी प्राण, जिस तरह से अब ये जो हवा है ये अगर जीवित आदमी अंदर और बाहर रहता उसको हम सांस कहते, उसका नाम बदल। लेकिन अगर ये वापस मिल जाए हवा फिर तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाए, निकल गए प्राण। सवाल मसला फूल लाइफ में जो जीवित लोग हैं उनको क्या करना है, मसला तो फूल का है, फूल भी जिंदा है, वो किधर सवाल ये क्या क्रिया चाहिए। तो उस सवाल के उत्तर में वो कहती है कि नहीं, मैं मेरे भय से मुक्त होकर ना शिशु घर होना है जीवन की। फिर बच्चे खेलते हैं, वहाँ भी ये जो जीवन की कहानी की बात कह रहे हैं, मैरी व्हाट डू यू वांट, आई वांट ब्लू, आई वांट ब्लू, गेम जो खेल रहे होते हैं। हर तरह से संकेत। और भय से का ह्यूबर्ट भी बाहर आता है तो वो वापस एक्सेप्ट कर लेता है, माफी मांगता है। लेकिन प्रोज इतना चमकीला है निर्मल वर्मा का कि आपको जब ज्यादा चमक होती है चीजें कम दिखने लगती। हाँ, नहीं मेरा वही कहने का है कि वो क्लियरली चीज को कह रहे हैं, एक चीज को कहने का बहुत क्लियरली कि आपको वो रास्ता पता है, ये नहीं कि बहुत बनावटी या वो हो रही है। अगर वो बना भी रहे हैं तो वो साफ साफ लिख रहे हैं, मतलब उसको सीन को एक साफ रख रहे हैं, तो वो सफाई जो दिख रही है ना वो वाला बात आ जाती है। एक भी पढ़ने में कितनी देर लगी पता है आपको? 4 घंटे। कल 2 घंटे और आज 2 घंटे। ये स्टोरी हाँ, इतना धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है, तभी मुझे इतनी चीजें पता है। 4 घंटे लगे। ये टाइम तेज गति से आप पढ़ ही नहीं पढ़ सकते।
मृणाल पांडे के हिंदी से बारे पढ़ोगे में समझ में नहीं आएगा कि क्या मृणाल पांडे इसलिए तो कहना पढ़ते हो डर लगता है निर्मल वर्मा ऐसे नहीं पढ़ सकता। छूट जाती नहीं है। मतलब एक होता है ना भाई आपको अच्छी चीजें पढ़ने का ये हाँ। फायदा है कि कि आपको तैयार करती है कि अच्छा पढ़ो तो अच्छा सोचोगे हाँ, भी, लिखोगे भी। लिखोगे और उसकी प्रिपेयर करो अपने आप को मतलब कि पढ़ रहे हो। इसमें लेखकों की मृणाल पांडे एक स्टोरी राइटर हैं, उनके बारे में एक उक्ति है कि वो जब सर्दी का वर्णन करती है ठंड लगने लगती है। अब यू पीपल वियर स्वेटर। शिवानी की बेटी है मृणाल पांडे, हम्म। आप उसी की बात कर रहे हाँ हैं? हाँ जो कॉलम भी वो लिखती थी, हाँ, पहले मृणाल लिखती थी। पांडे पहले- मैंने पढ़े वो उनकी। दीदी जिन्होंने किताब लिखी अपनी शिवानी हाँ, माँ हाँ, दीदी वही। हाँ। वो वाली किताब। अभी जो रेत समाधि पर उनकी टिप्पणी है मृणाल पांडे। हाँ मैंने पढ़ी है उनकी कॉलम काफी। अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात मैं कहूँ, शायद भूल जाऊँ मैं। आप देखें कि इस कहानी के जो मुख्य पात्र या प्रोटोगोनिस्ट है वो मिस लतिका है और नारी है, और उसके मन को, था को, अतल को किस तरह से एक पुरुष, ये इस बात की भी तारीफ हुई है और महिला रचनाकारों ने भी इस बात को माना है, किस तरह से उसने पकड़ा है उसके द्वंद्व को अंदर जाकर के। बाहर तो बहुत कम बोलती है लेकिन अंदर जाके पकड़ा है। मैं कहानी में अपनी बात कहने से ज़्यादा मैं रिविजिट कुछ जगह करवाना चाहूँगा कहानी में, और उस रिविजिट में मैं अपनी बात की शुरुआत में ये पहले तो ये बताना चाहूँगा कि देखिए इसमें 5 चीज़ है, एक कहानी में 5 चीज़ का पाया जाना बहुत दुर्लभ चीज़ है। चित्र भी है, जो चीज़ों को चित्र खींच लेते हैं, है ना। काव्य है, कविता में मैं पंक्तियाँ बता सकता हूँ कि इसमें आप देखें वो कविता में पंक्तियाँ हैं। संगीत तो है ही, पियानो बजता है, संगीत है, और रोशनी है और ध्वनि है। इतनी चीज़ों को संयोजित करते हुए और सारी चीज़ों को सपोर्टिव बनाते हुए कहानी आगे बढ़ी है ना। इसके पहले कि और मैं और बातें करूं, वो जो शुरुआत में आपको करना चाहता हूं, इस कहानी की रिविजिट पर ले जाना चाहता हूं आपको मैं, वो यहाँ से मैं आपको लिखना चाहता हूं जो प्रेयर बुक में पढ़ा जाता है। वो जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट followeth me shall not walk in darkness but shall have the light of life। बहुत हालांकि वहां से पंक्ति ली गई है लेकिन वो कितनी प्रासंगिक पंक्ति को यहाँ रखा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई but shall have the light of the life। जो इसका फिर आगे एक शब्द और 3 शब्द और हैं इसके, लीड काइंडली लाइट, लीड काइंडली लाइट। मैं इस कहानी को जब पढ़ रहा था, अंत उसकी तरफ आपने भी इशारा किया है, शुरुआत और अंत। जैसे कि एक निकाह फिल्म में आपको ध्यान हो, गुलाम अली की एक गजल है चुपके चुपके, उसकी आप बिल्कुल तरन्नुम याद करें कि जिस तरह शुरू होता है अंत भी वैसे ही होता है। ये बहुत मेरियर माना गया और उसकी बहुत खासियत मानी गई कि जिस तरह से शुरुआत होती है वो बिल्कुल तरन्नुम में वो अपने वहाँ शब्द नहीं है वो करके बोलते हैं और वापस उसी गुनगुनाते हुए उसको बंद समाप्त करते हैं। तो मैं आपको रिवीट करवा रहा हूँ कि इसमें एक आया है शब्द, इसी पहले पैराग्राफ में आया है, लतिका ने दरवाजा खटखटाया। वहाँ पर दरवाजा खटखटा दी है जब हॉस्टल में एक कमरे में बच्चे जो लड़कियां हैं वो हंसी मजाक कर रही होती तो लतिका ने दरवाजा खटखटाया। ये शुरुआत होती है पैराग्राफ। अब अंत देखिए, अंत में सिर्फ यही है, अंतिम पैराग्राफ में लतिका को कुछ याद आया, वह सांस रोके जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खटखटाया। आप देखिए इसका शिल्प का क्या मतलब, उन्होंने जहां से लगता है कि जहां शुरू किया वहां पर वापस से घूम फिर के वो वापस आए हैं। अब मैं आपको इसमें एक्चुअल में यदि देखा जाए तो मुख्य प्रेम कहानी लतिका और गिरीश नेगी के होने के बाद भी 4 प्रेम कहानियां और वो सारी कहानियां एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई, लतिका के चीज़ों को सपोर्ट करती हुई आगे बढ़ती है। मैंने कहा था कि मैं व्याख्या के बजाय रिविजिट पर जाना चाहूँगा, तो आपको पहली रिविजिट मैं करवाता हूँ आपको इस कहानी में। बहुत इसमें जो ये तो मैंने पहले बता दिया आपको कि इसमें इतनी चीज़ें हैं और कहानी की शुरुआत में इसमें दूसरी चीज़ जो आती है वो आप देखिए। पहली जो इसमें जो जिसके लिए मुख्य नायिका लतिका है और उसके बीच में संवाद चलते हैं और वो बहुत मधुर संवाद है
और इतनी वो संवाद के बाद नेचुरली स्मृति में उसकी क्यों हमेशा विद्यमान रहता है, उसकी डेप्थनेस को आप यदि इसको कहानी को पढ़ते हैं, एक पगली सी स्मृति, एक उद्दांत भावना, चैपल के शीशों के परे पहाड़ी सूखी हवा में झुकी वार्पिंग विलोज की कांपती टहनियां, पैरों तले चीड़ के, अब देखो कविता भी चल रही है साथ साथ में, चित्रित कर रहा है, चित्र पेंटिंग भी चल रही है साथ साथ में, पत्तों की धीमी सी चिर परिचित खड़खड़, वहीं पर ग्रीस एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट लिए खड़ा है, चौड़े उठे हुए सबल कंधे, अपना सिर वहां टिका दो तो जैसे सिमट कर खो जाएगा। चार्ल्स बोअर ये नाम उसने रखा था। वो झेप कर हंसने लगा। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। ये सब वो कहती नहीं है, सिर्फ सोचती भर है। सोचा था कभी कहूंगी, और कभी नहीं आया। बुरुश का लाल फूल लायो न झूठे कहीं के, खाकी कमीज की जिस जेब पर बैज चिपके थे उसी में से मुसा हुआ बुरुश का फूल निकाल आया। छी, सारा मुरझा गया, अभी खिला कहाँ है। तो ये सारी चीजें मैं बताने के लिए, ये उसकी प्रेम कहानी की जो आपस में उनकी वार्तालाप है, कुछ कही और कुछ अनकही उसकी स्मृति में इसलिए टंगी रहती है। और वो स्मृति में मतलब कि हमेशा द्वंद्वित वो क्यों रहती है, उसके पीछे उसका ये कारण है। और वह उसको आगे जब वो तो ग्रीस ने चढ़ाते हुए वो तो उसको वो ऐसे कहा मैनेटर ऑफ कुमाऊं उसको कहती है ना। अब आप देखिए कि ये पहला विजिट मैंने आपको यहाँ करवाया जहाँ पर लतिका और उनके बीच में जो वो क्या बोलते हैं ये संवाद हो रहा है। और संवाद बच्चों वाला हो रहा है, वो प्रेममय संवाद है। वास्तव में जहाँ बच्चों वाला संवाद होता है वो हमेशा प्रेममय होता है। आप अच्छी प्रेम कहानी में पढ़ ले, आपस में जो बातचीत होती है वो हमेशा लगता है कि बचकाना बात कर रहे हैं। कोई एडल्ट भाव से यदि उस संवाद को सुनेगा तो कहेंगे दोनों बेवकूफ महाबेवकूफ है दुनिया के। ये प्रेम की सबसे बड़ी खासियत है। राजेंद्र यादव की कहानी है, एक कमजोर लड़की की कहानी। उनके बीच में जब शुरू में प्रेम संवाद होता है तो आप ये कहेंगे दोनों पागल लड़के हैं, पागल हैं। चर्चा की थी हमने पिछले। हाँ, ये हमेशा होता है कि प्रेम संवाद के शुरुआती अब संवाद सुनेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल पागल। और वो वास्तव में वो संवाद ऐसा होता है जो जीवन भर याद रहता है। अब इसकी तीसरी जगह पर आपको मैं विजिट कर ले जाता हूं। आपको मैं ह्यूबर्ट जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली देखिए यहाँ पर जो वो भाषा भी देखिए, और उसकी जो किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उबलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दिया। आप यही हैं। ह्यूबर्ट की दृष्टि लतिका पर टिकी रही। अब लतिका के सौंदर्य का वर्णन वो किस तरह से अपने शब्दों में कर रहा है, आप देखिए कि बहुत यूनिक वर्णन उसने किया है ना। बहुत साधारण, बिल्कुल साधारण है, लेकिन क्योंकि लतिका का ही सौंदर्य नहीं बताया गया, लतिका का सौंदर्य केवल ह्यूबर्ट बताता है। इवन नेगी ने भी नहीं बताया है, यहाँ पर वर्णन करता है। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहनी हुई थी। कुमायूनी लड़कियों की तरह लतिका का चेहरा गोल था। धूप की तपन से पका हुआ गेहुमा रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हुआ आया, मानो बहुत से धोने पर भी गुलाल के कुछ धब्बे इधर उधर बिखर रहे थे। ये उन्होंने उसका चित्र खींचा है, उसका वर्णन किया है। यहाँ पे मेरे को शिवानी गौरापन याद हो जाती है। मैनेटर ऑफ कुमाऊं जो भैरवी या 14 फेरे में कहीं उन्होंने शायद इस तरह का वर्ड यूज करा, और यहाँ पे ये जो रूप वर्णन है वो। अब देखिए कि जो ह्यूबर्ट की जो और लतिका के बीच में बात हो रही है, आप बातों को देखिए, बातों को बहुत परखिए, बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि वो बात कहानी को आगे नहीं बढ़ा रही है। मैं इसलिए वापस याद दिला रहा हूँ। मिस्टर ह्यूबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं, पहले बोल रही है वो, है ना। लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई तो ह्यूबर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अनमुदी सी खुली रह गई, मानो पलकों पर एक पुराना भूला सा सपना सरक आया हो। फिर वो बोलती है, मिस्टर ह्यूबर्ट आप दिल्ली जा रहे हैं ना। इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया, उसके स्वर में एक असीम दूरी का भाव गिराया। चेंज बिल्कुल। पहले प्रश्न तो जाने का बारे में था कि वो जा रही है, जा रहा है, लेकिन दूसरे बारे में असीम दूरी का भाग वाला कि अब वो चाहती नहीं अंदर से वो जाए। देखिए चेंज जो बताया है वो बता रहा हूँ आपको। तो तीसरी विजिट ये है, और तीसरी विजिट में भी आगे आप चलिए इसमें। जब वो, मुझे माफ करना मिस्टर ह्यूबर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ। मिस लतिका,
ह्यूबर्ट ने धीरे से कहा और चलते चलते रुक गया। लतिका ह्यूबर्ट का भारी कुंठित स्वर सुनकर चौंक सी गई। क्या बात है मिस्टर ह्यूबर्ट? वह पत्र, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि इस नेगी से क्या प्यार, लगता मैंने पत्र गलत लिखा, तो वो अब अपनी जो वो कितना हमारा सरलता से, एक वो सच्चा प्रेमी ही ऐसा कर सकता है, नहीं तो बाकी तो वो यहाँ पर बताया है। वह पत्र, उसके लिए मैं लज्जित हूँ, उसे आप वापस लौटा दें। समझ ले कि मैंने इसे कभी आपको लिखा ही नहीं है। लतिका कुछ समझ नहीं सकी, दिग्भ्रांत सी खड़ी हुई ह्यूबर्ट के पीले उद्विग्न चेहरे को देखती रही। ह्यूबर्ट ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रखा। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया, क्योंकि ये बात केवल डॉक्टर उसको ही मालूम था, किसी को कहने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया कि वो कहेगा भी नहीं। ह्यूबर्ट ने, हाँ, अगर मुझे पहले से मालूम होता तो। ह्यूबर्ट हकलाने लगा। मिस्टर ह्यूबर्ट, किंतु लतिका से आगे कुछ भी नहीं कहा गया। उसका चेहरा सफेद हो गया। दोनों चुपचाप कुछ देर तक कॉन्वेंट स्कूल गेट के बाहर खड़े रहे। ये आपका तीसरा विजिट है। और चौथा विजिट मैं आपको ले जाना चाहता हूं, जो कि डॉक्टर की ये विजिट है मिस वुड के साथ में। डॉक्टर की नाटकीय मुद्रा को देखकर लतिका के होठों पर थकी सी ढीली ढाली मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा है और ये चढ़ाई है कि खत्म होने नहीं आती। डॉक्टर ने अपने कंधे पर लटकती हुई थर्मस उतार कर लतिका के हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफी बची है, शायद पी लो। पिकनिक में आप कहाँ रह गए डॉक्टर? कहीं दिखाई नहीं दिए? मिस वुड पूछती है उससे। दोपहर भर सोता रहा। मिस वुड नहीं, लतिका को कहता है, यस, वो लतिका को बता रहा है वो अपनी बात। पिकनिक में आप कहाँ रह गए डॉक्टर? कहीं दिखाई नहीं दिए? दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग। मेरा मतलब है मिस वुड पास बैठी थी। मुझे लगता है मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती है। वो भी मजाक करते हुए डॉक्टर अपनी मूंछों के कोनों चबाने लगते हैं। क्या कहती थी? लतिका ने थर्मस से कॉफी का मुंह में उड़ेल दिया। शायद कुछ कहती, देखिए कितना अच्छा सटीक शब्द उसने यहाँ पर काम में लिया, बहुत अच्छा। शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में मुझे नींद आ गई। मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमवक्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए। लेकिन ये बात जो पूरी बड़ी कहानी है उसको आगे बढ़ा रही है ना। इसी का आगे चल करके वो आगे चल रहा है। अभी तक कुछ नहीं कहा। ह्यूबर्ट जरा सी बात पर चिंतित हो उठता है, इसलिए कभी साहस नहीं हो पाता। डॉक्टर को लगा उसके पीछे लतिका के पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लतिका बीच सड़क पर अंधेरे में छाया सी चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर, लतिका का स्वर भराया हुआ था। क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गई? डॉक्टर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने अपनी टॉर्च मध्यम रोशनी लतिका पर उठा दी। उन्होंने देखा लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ है। जब वो पूरा पी करके और दम होकर के रेलिंग के पास वो बिल्कुल बेहोश है, तब की उसके बाद की, मिस लतिका क्या बात है, आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती है। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ याद आ गया था। वे दोनों चलने लगे। काफी दूर तक उनकी आंखें ऊपर उठ गई। पक्षियों का एक बेड़ा धूमिल आकाश में त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ों के पीछे से जा रहा था। लतिका और डॉक्टर फिर उठाकर पक्षियों को देखते रहे। लतिका को याद आया, अब यहाँ पर जो ये सारी चीजें हैं, जो अंतिम में ये आया है कि अंतिम में क्या, इसी में कि क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने प्रतीक्षा की बात बताई, लेकिन कहाँ के लिए हम जाएंगे? यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पर बात चली कि यहाँ परिंदे जो शब्द आया है, परिंदे एक तो गतिशील होते हैं, एक तो उनकी विशेषता ये होती है मोशन। दूसरी बात है कि जो ये उसमें रिदम होती है। परिंदे जब उड़ते हैं तो उनमें एक रिदम भी होता है और एक रेगुलरिटी भी होती है। ये जिंदगी के ही पक्ष है। मतलब अब इसमें देखिए कि 3 पात्र मुख्य रूप से हैं। एक लतिका, उसके लिए भी है कि भाई हम कहाँ जाएंगे, परिंदे तो अपनी जगह जा रहे हैं जो भी उनके हैं। एक दूसरा है ह्यूबर्ट और तीसरा है मतलब कि डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर भी वो बर्मी से आया है और अब वो जो भी अपनी पहले बात आ चुकी है कि अब वो जा नहीं सकता, वो पहली चीजें मिल नहीं सकती, तो ये प्रतीक्षा कर रहे हैं हम कहाँ जाएंगे। तो तीनों की स्वर में एक ही बात है, प्रतीक्षा है कहाँ जाने की, है ना। हालांकि आप देखें कि डॉक्टर ने उस बात को जो कहा है आगे चल करके, और शायद वो सबकी स्टोरी है, और जो डॉक्टर ने 2 बातें कही है वो बहुत मतलब कि मार्मिक बातें हैं कि कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर
न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह चिपटे रहना, ये भी गलत है। शायद यही बात आपको याद हो तो शुरू में कैथरीन मैन्सफील्ड ने भी शायद यही बात कही है। वो कहती है कि कैन वी डू एनीथिंग फॉर द डेड, एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द आंसर हैड बीन नथिंग, है ना। और इसी बात को दूसरे ढंग से जो है डॉक्टर कह रहा है। और अंतिम चीज जो सबसे बड़ी चीज है कि जिंदगी ना करते हुए जीवन की जो जीने की इच्छा है वो सबसे बड़ी चीज है। तो वो है कि डॉक्टर वो प्रश्न पूछती है और डॉक्टर उसको किस तरह से, कोई कहानी चल रही है, यहाँ पर कोई उतना अच्छा लेखक नहीं होता तो उसकी व्याख्या करने लग जाता, पर उसकी व्याख्या नहीं की गई है, वो छोड़ दिया गया। कितने तरीके से उसने आंसर दिया है। डॉक्टर सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज है जो हमें चलाए चलती है, हम रुकते हैं तो भी अपने बहाव में हमें घसीट लिए जाती है, आपको मोशन बनाए रखती है, जिंदगी है मोशन बनाए रखती है ना। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर ने हंसी से उसका उत्तर दिया है कि यह तो आपको फादर एलमंड ही बताएंगे। कितना बड़ा मतलब जो आंसर दिया है। और अंतिम बात वही थी कि एक समय जो वह उसे प्रश्न करती है, किससे, जूली से, और कितनी सख्ती से उसकी इंक्वायरी करती है, ये पत्र कहाँ से आए, इससे मिला, कहाँ से प्राप्त हुआ, ये हुआ, और मुझसे मिलना, उस समय वो क्या। लेकिन अंत में इस सारी कहानियों का जो चलती है, रात में जो मैंने बताया कि दरवाजा खटखटाती है, वो जूली सो रही होती है और वो अंदर जाती है और जा करके और वो लिफाफा जो होता है उसके अंदर रख देती है। शुरू से लेकर अंत तक कहानी निश्चित रूप से द्वंद्व भी है, अतीत से चिपके हुए उसके मन में जो चल रहा है वो सारी चीजें हैं। लेकिन जिंदगी जिस तरह से आगे बढ़ती है तो इस जिंदगी के प्रति मतलब क्या है कि विश्वास भी जगाती है कि पूरी की पूरी कहानी, और चार प्रेम कहानियों को साथ में जोड़ते हुए आप सोच सकते हैं कि एक कहते हैं ना कि स्वेटर की बुनाई होती है तो 2 गोले चलते हैं, उसमें 3-4 गोले और लगा दें और फिर उसको बिल्कुल करें तो कितनी बड़ी उसकी बुनाई, कितना बड़ा कठिन हो सकता है वो आप समझ सकते हैं। और उस लेखक ने क्या हिम्मत की है, हिम्मत का कितने उनकी डेप्थ है निर्मल वर्मा की, कि वो सारी चीज़ों को लेकर चलते हुए और जिस तरह से इन्होंने बुनाई की है इस कहानी की, दैट इज मार्वलस। इसीलिए इस कहानी के टक्कर में उन्होंने बाद में इस टक्कर की कहानी लिख नहीं पाए वो। वैसे भी कहते हैं कि कोई भी बड़ा लेखक जो होता है, बड़े से बड़ा लेखक, एक जो रचनाएं लिख पाता है बहुत अच्छी, मतलब कि कहना चाहिए सुपर, जिसको आप कहते हैं सुप्रीम उसकी रचना है। जैसे कि तोलस्टॉय ने एक उपन्यास लिखा जो कि उसकी मानी जाती है कि अन्ना कारेनिना वाली, जो उसके पूरे विश्व में है ना। चेखव ने जो कहानी लिखी द लेडी विद द डॉग, उसकी जो हेमिंगवे ने कहा कि चेखव की सबसे बेहतरीन कहानी ये है। इसी तरह से जेम्स जॉयस की कहानी द डैड, उसकी बेहतरीन कहानियों में टी.एस. इलियट ने कहा। तो ये उसकी, मैं समझता हूँ कि निर्मल वर्मा की बहुत बेहतरीन कहानी है। और बिल्कुल धीरे, ये बात कही है कि बहुत धीरे धीरे पढ़ते हुए मैंने आपको रिविजिट करवाया है, और रिविजिट उस रूप में करवाया है कि उस कहानी के मर्म को पकड़ने के लिए, इस कहानी किस तरह से सब जगह चलती हुई बिखरती नहीं है, बल्कि चलती हुई जोड़ती हुई एक संयोजन पर आगे बढ़ती है और अपने जो भी निष्कर्ष तक पहुंचती है सांकेतिक रूप से निष्कर्ष। सांकेतिकता तो इसमें भरमार है, आप देख ही सकते हैं। सांकेतिकता भी है, प्रकृति चित्रण भी है, पेंटिंग भी है, संगीत भी है, ध्वनि भी है, लाइट भी है, कविता भी है, सारी चीजों को लेकर चलती है। अद्भुत स्टोरी है, अद्भुत कहानी। उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अन्य कहानियां नहीं पढ़े। निर्मल वर्मा के सर्वश्रेष्ठ कहानी है, मतलब ये 21 है तो बाकी सब भी इसके आसपास है, कोई 19.5 है, 20.5 है। हाँ बिल्कुल। मैंने 3 कहानियां पढ़ी है, इसलिए बता रहा हूँ कि अंधेरे में दहलीज और लंदन की एक रात। नहीं, कव्वे और कौवे वो भी पहले अपने चर्चा की थी, कौवे और काला पानी, बहुत थोड़ी जटिल कहानी। जटिल कहानी, वो बड़ी मैं इन जटिल 3 कहानियों का उल्लेख कर रहा हूँ, जब समय मिले पढ़िएगा। हाँ, नहीं ऐसे लगता है कि देख रहे हैं अपन वो सारी हाँ, चीजें, ये इसी वजह से, ये कि बहुत ऐसे चल रही है वो। बिल्कुल। वो स्क्रीन प्ले लिखा और गया ना, ना स्क्रीन वो पे झरनों की पानी की आवाज हाँ। कैसे ट्रेन से ऐड कर रहे हैं, मतलब वो सारी चीज कौवे फील के कर साथ सकते भी- हैं। वो आपके घर ही है। अच्छा, वो मैं पढ़ूँ क्या आप पढ़ो उनका नोट? मैं पढ़ूँ? नहीं, इसमें तो आप पढ़ते तो रिकॉर्ड हो जाता है इसमें साथ में। क्या आपको भी भेजा है ना? मुझे आपको नहीं भेजा?